नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिमनद। तो हिमनद में हमें पढ़ने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि हम पढ़ चुके थे हिमालय का वर्गीकरण। तो हिमालय के वर्गीकरण में जब हम पढ़ चुके थे तो वही हिमालय पर ही, जैसे कि हिमालय की श्रेणियां हैं, कुछ जम्मू कश्मीर में श्रेणियां हैं, तो वहां पर हिमनद है, तो उनके बारे में आज पढ़ना है हमें। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली। तो यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम ये देखेंगे हिमनद किसे कहते हैं। तो हिमनद का अर्थ होता है कि जैसे नदी का पानी होता है, इसी प्रकार नदी में जो हिम जमे होते हैं उनको कहते हैं। तो ये बेसिकली हर बर्फ तो हिमनद नहीं हो जाएगा, इसलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होगा। तो एक होता है आइस कैप, एक होता है आइस बर्ग, और एक होता है आइस सीट। तो इन सभी तीनों को मिलाने पर ही हमारा क्या बनता है, हिमनद। जो ये सब जो बर्फ है यही हिमनद के श्रेणी में आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि हिमनद में क्या होता है। तो आइस कैप होता क्या है, पहले हम लोग उसको देखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई चट्टान है और इसके ऊपर बर्फ गिर रहा है और ये कुछ इस तरह का आकार बना लेता है कैप की तरह। तो यही क्या है, आइस कैप। और इसके बाद फिर यही अगर सीट अगर नीचे आच्छादित और लंबाई तक कुछ क्षेत्रफल तक घिरा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाता है, आइस सीट। मोटी परत के हिसाब से वो होता है कुछ दूर तक लंबाई में, तो वही क्या है, हमारा सीट है। अगर इधर देखते हैं हम लोग, कोई पानी का स्रोत है, बेसिकली समुद्र मान लेते हैं, तो उसमें क्या है, ये बर्फ का टुकड़ा अगर तैर रहा है तो इसी को हम लोग कहते हैं आइस बर्ग। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं सबको मिलाने पर जो हमारा ये बनता है वही क्या होता है, हिमनद। तो ये हो गया हमारा हिमनद। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि होता है हिमनद अपर्दन। ये क्या होता है इसको देखेंगे। फिर हम लोग हिमनद के कार्य देखेंगे, हिमनद के कार्य कि किस प्रकार इसके कार्य होते हैं, और हिमनद के स्थलाकृति देखेंगे। तो ये एक होता है अपरदात्मक हो जाएगा, एक हो जाएगा निपेक्षात्मक। ठीक है। तो ये दो होते हैं, दो आधार पर ये कार्य करते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं इसमें जैसे यू वैली आता है, और फिर इसके बाद सर्क आता है। ये सब बहुत सारे हैं इसमें हिमोड़ हो गया, इस तरह आता है। तो इस सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये देख लेते हैं पहले हिमनद अपर्दन क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर हम लोग इसको रिलेट करेंगे तो यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हिमनद अपर्दन क्या होता है, जैसे अपर्दन होता है पानी में, उसी प्रकार होता है हिमनद में। तो हिमनद का जो अपर्दन होता है, जो बर्फों के द्वारा जो अपर्दन होता है, वही क्या होता है, हमारा हिमनद अपर्दन। इसमें क्या होता है, बर्फ जो होता है वो जैसे कि हमारा मान लेते हैं चट्टान है, तो इसमें से चट्टान से कहीं भी खिसकता है। तो अपर्दन का अर्थ क्या होता है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो जैसे वो होता है अपक्षय, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, उसके बाद ये ज्यादा आसान होगा समझना। फिर अपर्दन, फिर निक्षेपण। ये तीनों चीज हमें पता होना चाहिए। तो ये तीनों चीज भी हम लोग देखेंगे। तो अपक्षय क्या होता है कि मतलब कोई चट्टान है और अपनी ही जगह पर क्या है, टूट फूट कर सड़ गल गया है, और फिर उसके बाद वो एक स्थान से उस सड़े गले पदार्थ या कोई भी हो मलबा, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जो ले जाते हैं वही क्या होता है, अपर्दन क्रिया। और ले जाने के पश्चात ये जहां पर जमा हो जाता है इनका मलबा का, वही क्या है, हमारा निक्षेपण।
ये तीनों चीज समझ में आ गया। तो अपर्दन का अर्थ यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हिमनद का अर्थ होता है कि जो नदी में हिम हो और उसके बाद वो अपर्दन करता हुआ जाए, तो वही क्या है, हिमनद अपर्दन। तो इसको देखने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हिमनद के कार्य को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप लोग जम्मू कश्मीर की तरफ। तो जम्मू कश्मीर की तरफ आप लोग देख सकते हैं तो काराकोरम श्रेणी, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था काराकोरम श्रेणी, तो वहां पर देख सकते हैं। तो जो ये काराकोरम श्रेणी है, इस पर बहुत सारी क्या है, हिमनद। तो हिमनद जो है ये, तो यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है कि कौन से हिमनद कहां पर है, किस राज्य में है या किस देश में है, या तो फिर उनकी लंबाई पूछ लेता है। तो हमारा यहाँ पर काराकोरम श्रेणी में देखिए एक है रीमो ग्लेशियर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है जम्मू कश्मीर में। और फिर उसके बाद काराकोरम श्रेणी पे देख लेते हैं और सारे दर्रे ग्लेशियर, तो इसमें सियाचिन ग्लेशियर है। अब सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत में है और ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, और यहाँ पर हमारे सेना जाने के लिए, फिर उसके बाद हमारा ये एक दर्रा भी है जिसे काराकोरम दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए सियाचिन ग्लेशियर से होते हुए जाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक नदी है नुब्रा नदी, तो नदियों के द्वारा ही घाटियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर नुब्रा घाटी का निर्माण हुआ है, जिससे होते हुए हमारे सैनिक यहाँ काराकोरम दर्रा से होते हुए चीन के लिए जाते हैं। ठीक है, वहां से कोई भी जा सकता आ सकता नहीं है, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो फिर ये मान जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसकी लंबाई जो है वो है हमारा 70 किलोमीटर, और ये भारत का सबसे लंबा क्या है, ग्लेशियर है। और विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर जो है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में सबसे लंबा ग्लेशियर जो है हमारा वो है हमारा फेदचेंको, ये ताजिकिस्तान में है, ताजिकिस्तान। ठीक है, यहाँ पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, तो बाल्टोरा है, फिर बियाफो है, खादोपिन है, इस्पार है, बातूरा है, और फिर उसके बाद यहीं पर चोमोलुग्मा है, चोमोलुग्मा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये देखिए आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर है आपका सोना पानी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा ग्लेशियर है, सोना पानी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को मैंने पहले ही आपको बता दिया था, तो उसमें देखते हैं ग्रेट हिमालय। तो ग्रेट हिमालय पर स्थित है आपका गंगोत्री। ठीक है, तो गंगोत्री से यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी नदियों में पूछ लेता है, तो ठीक है हम यहीं पर बता दे रहे हैं, इसको नदियों में फिर से बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर है भागीरथी नदी, इसका उद्गम स्थल है ये आपका गंगोत्री से। ठीक है, अब यहाँ से इसका उद्गम स्थल है भागीरथी का, और फिर उसके बाद एक संतोपत ग्लेशियर है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये गया है अलकनंदा। ठीक है, तो इन दोनों का मिलन स्थल होता है। ठीक है, ये आपका देवप्रयाग होता है, यहाँ पर मिलन स्थल होता है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। ठीक है, इसको देखते रहिए। तो फिर इसके बगल में जस्ट है चौराबाड़ी ग्लेशियर। अब उसके नीचे एक धाम है, वो है केदारनाथ धाम, जो बहुत फेमस है उत्तराखंड का, और इधर एक है बद्रीनाथ, उसी के जस्ट इस सामने, मतलब कुछ दूर पर है। तो ये है बद्रीनाथ। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि केदारनाथ के किस साइड कौन सा ग्लेशियर है, तो चौराबाड़ी वाला ग्लेशियर है उत्तर में। ठीक है, ये देखिए आपका केदारनाथ है यहाँ पर, और उसके उत्तर में वो है। अब फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे इधर पूर्व की ओर, तो मिलाम ग्लेशियर, फिर पिंडारी ग्लेशियर, फिर संतोपत। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि सिक्किम, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्किम है जो कंचनजंगा के पास पड़ता है, तो जेमू ग्लेशियर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है जेमू ग्लेशियर
मतलब कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका सिक्किम में। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है यही जेमू ग्लेशियर से ही है, और इसके बगल में है आपका लोनक झील, ठीक है, सॉरी लोनक ग्लेशियर। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, ये सब हो गया। अब हम लोग देखेंगे हिम कहते किसे हैं, तो हिम कहेंगे किसे और किस स्थान पर हिम की माने, तो हमें कहाँ पर ये हिम मिलेगा, तो जहां पर मिलेगा वहीं पर एक रेखा खींचा गया जिसे हिम रेखा कहा गया। तो हिम का मतलब बर्फ, तो बर्फ हमें मिलेगा कहाँ पर, तो बर्फ हमें जब हम यहां से अगर मान लेते हैं विषुवत रेखा हो गया, मानते हैं बीच का ये जो हिस्सा है विषुवत रेखा, तो इसके ऊपर जाएंगे और इससे नीचे जाएंगे। ऊपर का मतलब ऊंचाई वाले स्थान पर, ठीक है। तो जैसे हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव, तो ये जो ध्रुव है, जब हम लोग ध्रुवों की ओर चलेंगे तो तापमान गिरता जाता है, या तो फिर ऊंचाई पर चले तो भी तापमान गिरता चलता है। तो जो विषुवत रेखा होता है, अगर इसकी बात करें तो इस पर हिम रेखा की अगर ऊंचाई माने तो 5500 से 6000 मीटर ऊंचा, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर चले, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हिमालय के पास अगर पहुंचते हैं तो कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है हिमालय रेखा, तो यहाँ पर देखें तो 4300 मीटर। और जब ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, जब ध्रुवों पर हम लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पर हिम रेखा समुद्र तल से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब कहने का मतलब है धरातलीय स्तर से ही क्या होता है, वो आपका वहां पर हिम रेखा पाया जाने लगता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हिमनद के कार्य और उसके स्थलाकृतियां किस प्रकार कैसे कैसे निर्माण हुआ है, हम लोग देखेंगे हिमनद के कार्य। तो हिमनद के कार्य में हम लोग देखेंगे तो एक अपरदात्मक स्थल रूप और एक निक्षेपात्मक स्थल रूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अपरदात्मक का अर्थ ये होता है कि जो अपरदन के कारण जिन स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है उनके बारे में पढ़ेंगे, और जब अपरदन के पश्चात जब वो क्या होते हैं एक जगह पर जमा होने लगता है तो उसके बारे में कौन कौन सी आकृतियां कैसे बनती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले मैंने बताया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूं एक बार फिर आपसे, आप लोगों को, कि एक होता है अपक्षय और एक होता है अपरदन और एक होता है निक्षेप। तो इन सभी को हमको देखना है। तो इन सभी का अर्थ क्या होता है ये सभी हम लोग जान लेंगे, तभी इसको अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए अपक्षय का अर्थ क्या होता है। अपक्षय का मतलब एक ही स्थान पर कोई चट्टान है, उसी स्थान पर टूट फूट गया या गल सड़ गया हो तो वो क्या होता है, अपक्षय कहलाता है। और फिर ये एक स्थान पर टूट गया है, सब कुछ हुआ है, उसके बाद इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जिनकी भूमिका होती है वही क्या होता है, अपरदन होता है। अब वो भूमिका किसी रूप में भी हो सकता है। अब जैसे देखिए जल द्वारा, जल का अर्थ है नदियों के द्वारा, और पवन के द्वारा भी होता है, और हिम के द्वारा होता है, जो कि आज हम पढ़ेंगे हिम के द्वारा कैसे होता है अपरदन। तो यही अपरदन हम लोग को पढ़ना है, हिम अपरदन, ठीक है। और फिर इसके बाद निक्षेप का अर्थ होता है कि ये सब अपरदन के पश्चात मतलब क्या होता है, अपरदन में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना इन पदार्थों को और उस स्थान पर छोड़ देना, और छोड़ने के पश्चात ये क्या होता है, उस स्थान पर जमा होने लगता है, और यही जमाव क्या कहलाता है, आपका निक्षेप, ठीक है। एक तरह से मान लीजिए तो टूटना फूटना एक ही स्थान पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें अपरदन क्रिया, और अपरदन क्रिया में हम लोग देखते हैं यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करके पूछ देता है डायरेक्ट कि यू आकार की जो संरचना है या घाटी है तो वो किसके द्वारा मतलब बनाई जाती है, किसके द्वारा बनती है, तो वो हिम के द्वारा। अब ऑप्शन में रहेगा नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो हम लोग देख लेते हैं। तो जब नदियों के द्वारा बनता है तो भी आकार का शेप बनता है, ये नदियों के द्वारा बनता है, ठीक है। तो नदियों के द्वारा ये बन गया। अब इसके बाद इसमें बर्फ जमने लगा,
अब बर्फ जम गया तो बर्फ जब जमता है तो इसके ऊपर बर्फ गिरता जाता है, उसका जमाव बढ़ते जाता है। जब कई लेयर उस पर हो जाता है तो ये क्या होता है, आगे की तरफ घिसकने लगता है। और जब ये आगे की तरफ घिसकता है तो इसका आकार कुछ इस तरह हो जाता है, यू शेप में, घर्षण के कारण। जब अपर्दन क्रिया चालू होती है इसमें, तो इसमें क्या होता है, घर्षण होने लगता है। ठीक है, तो जब ये घर्षण होगा तो ये यू आकार की आकृति धारण कर लेती है। तो इससे क्या होता है, यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, अब जैसे देखिए अपर्दन जब बर्फ में होता है या हिमालय में अपर्दन, तो इसमें एक चीज में ध्यान देना है, इसमें अपर्दन दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका अपघर्षण, ठीक है, और एक होता है उत्पाटन। ये दो प्रकार से होता है। तो अपघर्षण जो होता है इसका अर्थ ये है कि मतलब क्या होता है कि जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान लुढ़कती हुई या किसी भी तरह से टकराती हुई जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो क्या होता है, वो अपने में आपस में टकराते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, घर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो घर्षण उत्पन्न होने का मतलब ये कि हो सकता है बड़े बड़े हिम के कण हो, तो वो क्या होता है, घर्षण करते करते बर्फ क्या होते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं, तो वो बड़े हो सकते हैं। और जैसे कि नदियों में अगर हो रहा है, छोटे छोटे कण हैं, वो क्या होता है, एक दूसरे से घर्षण होते हैं और महीना पतला होता जाता रहता है। तो इस प्रकार जैसे कि अगर नदियों में अपर्दन हो रहा है तो वो क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। अगर इसमें हो रहा है अपर्दन आपका, किसमें, हिम में, तो क्या होता है, हिमोड़। इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्पाटन। उत्पाटन क्या होता है, जब जैसे कि ये क्या होता है कि अगर कोई बीच में कंकड़ या कुछ भी कोई चट्टान आ गया, अब इसके बाद यहाँ से ये चल रहा है, अपर्दन हो रहा है हिम का, तो ये क्या होता है कि कहीं कहीं पर मुलायम और कहीं कहीं पर हार्ड होते हैं चट्टान। जो मुलायम रहता है उसको उखाड़ देता है या उसको घसीट कर थोड़ा उखाड़ने का क्रिया जो करती है, यही क्या कहलाती है आपका, तो उत्पाटन। ये दो क्रिया होती है अपर्दन में हिम के साथ। तो यही क्रिया यहाँ पर हो रही है। तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, यहाँ पर ये इसे इसको काटने लगता है। काटने के पश्चात क्या होता है, यू आकार की आकृति धारण कर लेती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये यू आकार की आकृति जो है वो किस से बना है, तो वो हिम से बना है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं आपका सर्क। अब सर्क क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ये चट्टान है, कुछ इस प्रकार से चट्टान है और बर्फ ऐसे गिर रहा है और इस तरफ से बर्फ चल रहा है। ठीक है, तो बर्फ क्या करेगा, इसी तरह चढ़ने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे बर्फ इसे जमता जाएगा, चढ़ने की कोशिश करेगा। तो जब चढ़ने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पर प्रेशर डालेगा। अब प्रेशर डालने के कारण क्या होता है, यहाँ पर घर्षण होने लगता है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर खुदरने लगता है। और जब खुदरते ये क्या होता है, चट्टान को काटने लगता है। और चट्टान को काटने का मतलब ये है कि इतना अंदर तक चला जाता है। और जब इस तरफ से उतरने लगता है तो भी तो इधर इस तरफ भी काटने लगता है। तो यही चट्टान की जब ये देखिए, जब शेप इस तरह है कुछ, तो कुछ अब इस तरह से शेप आ जाएगा, ये इस तरह से। ये वाला हिस्सा अगर देखे काट के ऐसे, तो कुछ इस तरह का शेप आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद एक शेप और बनेगा। जैसे देखिए ये क्या होता है, और थोड़ा सा साफ हो जाएगा कुछ इस टाइप में। ठीक है, कुछ इस टाइप में हो जाएगा। मतलब क्या है कि इधर से कटता जाएगा, ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा कटता जाएगा, ये सब कटता जाएगा। तो यही जो शेप होता है, तो ये वाला एरिया जो यहाँ से यहाँ तक अंदर गया हुआ है, चलो यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये भी है इस तरह। तो यही वाला जो एरिया है, यही क्या कहलाता है, सर्क। ये हो गया आपका सर्क। और इसके ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं हार्न। ठीक है, ये आपका सर्क हो गया, ये आपका हार्न, सिंह की तरह चोक, वो क्या होता है, हार्न। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो अगर यही जो सर्क है, सर्क की आकृति, अगर इसमें कई सारे और सर्क बन जाते हैं तो कुछ ऐसा ऐसा करके, कुछ ऐसा टाइप में ये बन जाएगा। तो ऐसे जब कई सारे बन जाते हैं तो इसे बोलते हैं आरेत। इस आकृति को क्या बोलते हैं, आरेत, कंघी की तरह बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका आरेत। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लटकती हुई घाटी। ये कैसा घाटी है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा था इसके पहले यू आकार की घाटी, तो कुछ
हम लोग देखते हैं यू आकार की घाटी कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपकी यू आकार की घाटी हो गया। तो ये जो घाटी है, अब ये क्या है, लंबवत कुछ इस तरह है, तो इसमें क्या है, इस तरह से प्रेशर पड़ रहा है, इसका ढाल कम है, ठीक है, मतलब कि खड़ा ढाल है। अगर इसमें बर्फ का प्रेशर कुछ इस तरह है और बर्फ कुछ इस तरह से बह रहा है, इधर आएगा बाहर, तो ये क्या है, यू आकार की इस तरह आकृति थी। तो जो मैंने इसके पहले बताया था, इसमें क्या है, बर्फ का प्रेशर पड़ रहा था, तो ये बर्फ प्रेशर पड़ा। लेकिन क्या है कि ये इस तरह आ रहा है और कोई इस तरफ से भी कोई घाटी बह रही हो, जैसे कि छोटी घाटी हो कोई इस पर, और वो इस तरह से यू आकार में, कोई एक दो बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें से भी वो बर्फ गिरेगा। तो जब बर्फ गिरने लगता है तो कुछ इस तरह गिरने लगेगा इसमें। तो ये मानो कि ये छोटी है, ये बड़ा है, तो जो छोटी छोटी जो घाटियां हैं यू आकार की, ये क्या हो गया, इसमें लटकती हुई कट होंगी, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होने वाली जो घाटियां होती हैं उसे कहते हैं लटकती घाटी, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें बस समझना है आपको, समझकर आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे क्या था आपका, भेड़पीठ सर। अब हम लोगों ने ये जो चट्टान था, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि इधर से जब ये चलने लगती है तो कुछ इस तरह से हिम क्या है, ऊपर चढ़ने लगती है। तो क्या होता है, अब घर्षण होने लगता है, अब घर्षण, ठीक है। तो जब अब घर्षण होने लगता है तो ये क्या होता है, अब घर्षण जब यहाँ पर वेग अधिक हो जाएगा, अब घर्षण का, हिम चलने का, तो इधर क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, बहुत तेजी से बर्फ गिरने लगेगा। तो क्या होता है, ये कुछ इस तरह होने लगता है। तो इस बगल क्या होगा, कौन सी क्रिया हो जाती है, उत्पातन की, उत्पाटन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये उखाड़ देता है इस तरफ का, ठीक है। इस बगल अब घर्षित कर रहा था, लेकिन इस बगल क्या करने लगेगा, खुरदरा करने लगेगा इसकी सतह को, और ये जैसे भेड़ का पीठ नहीं होता है उस तरह से क्या होगा, प्रतीत होने लगेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं भेड़ पीठ घाटी। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे श्रृंगपुच्छ। यही क्रिया होती है, लेकिन क्या होता है, अगर ये चट्टान मुलायम रहेगा तो अघर्षित करेगा, अगर मुलायम नहीं रहेगा तो क्या करेगा, इस पर ज्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा और ये क्या करेगा, यहाँ से इसको खुरदरा करने लगेगा। जब अघर्षित नहीं होगा तो ये चढ़ नहीं पाएगा ना, जैसे मैंने पहले वाले में बताया था कि अघर्षित करके उस पर चढ़ता है। तो जब ये मुलायम नहीं होगा तो क्या करेगा, उसको खुरदरा करने लगेगा। जब खुरदरा करने लगेगा तो ये इस तरफ थोड़ा बहुत खुरदरा कर देगा, तो एक तरफ जो खुरदरा होता है वो क्या होता है आपका श्रृंगपुच्छ। श्रृंगपुच्छ, इसको श्रृंगपुच्छ घाटी कहते हैं। इस तरफ जो होगा, और उस तरफ जो हो रहा था वो क्या है आपका भेड़पीठ सर। इस चीज को याद धरिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और भी घाटियां हैं, तो हम लोग थोड़ा सा तेजी में देख लेते हैं। नुनाटक। तो देखिए, जब हम कह रहे थे कि जो बर्फ का शीट होता है, मान लीजिए बर्फ का शीट है और यहाँ पर कोई सरफेस एरिया है, मान लेते हैं इस तरह से। तो जब बर्फ शीट इस पर बिछ जाएगा, तो जब बर्फ शीट आगे बढ़ने लगेगा, हिम अघर्षित करने लगेगा अपर्दन क्रिया के पश्चात, तो इसमें क्या होगा, जहां पर नरम या मुलायम होगा वहां पर क्या होगा, अघर्षित करने लगेगा। आप समझ लीजिए ये आगे बढ़ रहा है, अघर्षित करने लगेगा। तो जहां पर मुलायम है वहां पर खुरदरा कर देगा, जहां मुलायम नहीं है वहां पर नहीं खुरदरा करेगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब कुछ इस तरह से हो जाएगा इसकी आकृति। अब जब ये मौसम है तब तक तो ठीक है, यहाँ पर बर्फ की शीट है, और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये क्या हो जाता है, गल जाता है। तो ये गल जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो खाली है वहां पर बर्फ या पानी हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ऊंचा 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 ऊंचा। यही भाग क्या कहलाता है, नुनाटक। नुनाटक, ठीक। अब देखते हैं हम लोग हिम सोपान। तो एक क्रिया के बारे में आप लोग जानते हैं या नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ। भ्रंशन। भ्रंशन जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है, कहीं पृथ्वी धस जाती है, कहीं पर उठ जाती है, कहीं धस जाती है। तो समझ लीजिए पृथ्वी का एरिया है, तो समझ लीजिए कुछ इस तरह से भ्रंशन पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये इस तरह से, तो इसका घनत्व अधिक होने के कारण ये सब क्या है, नीचे आ गया। इसका अधिक होगा, इससे उससे कम, उससे कम।
तो घनत्व अधिक और कम होने के कारण क्या है, पृथ्वी का जो हिस्सा है ये नीचे बैठ गया। अब क्या है, इस पर बर्फ गिरा। अब बर्फ गिरेगा तो कुछ इस तरह से जाकर इस तरह होगा, ठीक, कुछ इस तरह का हिस्सा बन जाएगा। तो जब ये कुछ इस तरह से बन जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कोने वाला एरिया है इसको क्या करने लगता है, अघर्षित करने लगता है और ये क्या है, सीढ़ी नुमा बन जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं हिम सोपान। ठीक है, यही जो घाटी है इसको हिम सोपान की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर जब बर्फ गिरने लगेगा तो क्या होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा, कुछ हिस्सा गड्ढा हो जाएगा। बार बार पानी कहीं पे गिरने लगेगा तो क्या होगा, गड्ढा होगा। इसी को बोलते हैं पैटर्न नास्टर कहते हैं। ये झील है। तो पैटर्न नास्टर झील का उद्गम किसके द्वारा होता है, तो वो क्या होता है, हिमनद के अपरदन के पश्चात ये क्या होता है, पैटर्न नास्टर झील के उद्गम होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये निक्षेप के कारण जो स्थल रूप बना है उसको देख लेते हैं। तो मैंने बताया था अपर्दन, तो अपर्दन जब हिम के द्वारा होता है तो वो क्या होता है, तो उसके बहाव के कारण जो भी मलबा इकट्ठा होता है उसे हम लोग कहते हैं हिमोड़। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हिमोड़ क्या होता है। तो वो मलबा किसी भी रूप में हो सकता है, उसका कोई फिक्स आकार या आकृति नहीं है। लेकिन जब इसकी एक चीज बता देना चाहता हूँ मैं, जब देखेंगे आप लोग बर्फ को, तो बर्फ क्या है, अगर बर्फ को एक जगह से दूसरे स्थान खिसकती हुई जाती है तो क्या होता है, लुढ़कती हुई अगर जा रही है बर्फ या तो किसी तरह, तो उसमें क्या होता है, बर्फ इकट्ठा होने लगता है। तो जब बर्फ इकट्ठा होने लगता है तो उसी में एक चीज हमें ध्यान देना है, अगर बर्फ वैसे ये ना हो गया इस तरह से, कुछ नाव का उल्टा आकृति अगर इस तरह से कुछ इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पर बर्फ इकट्ठा हो गया कुछ इस तरह आकृति में, तो इस आकृति को ही हम लोग ड्रम लीन कहते हैं। ठीक है, इसी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रम लीन। अगर यही आकृति कुछ इस तरह नहीं, अपरदन निक्षेप मतलब जमाव के कारण अगर कहीं पर कुछ इस तरह बन गया हो, या हो जैसे कि देखिए ये क्या है, सीट की तरह हो, फिर क्या हो, एक मोती, फिर सीट, मोती मतलब क्या है, गोलाकार, फिर सीट की तरह, फिर गोलाकार, इस तरह कुछ मालाओं की मोती की तरह। ठीक है, जैसे माला होता है मोती की माला, तो कुछ इस तरह बन जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एस्कर। इस आकृति को हम लोग एस्कर की संज्ञा देते हैं। और फिर उसके बाद यदि हम लोग ये कोई अगर अगर निक्षेप का क्रिया चल रहा है और वहां पर कोई गड्ढा हो पहले से, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये कोई गड्ढा हो बेसिन की तरह, बेसिन देखे ना जो हाथ मुंह धोते हैं, तो वो वाला बेसिन, अगर उसमें कहीं इस तरह कुछ जम गया हो टीले की तरह छोटा छोटा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं केटिल हमक। इसको क्या बोलते हैं, केटिल हमक। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट देखेंगे जिसमें देखते हैं हिमनद अवक्षेप। हिमनद अवक्षेप होता क्या है, तो ये देखिए अवक्षेप का मतलब यहाँ पर, हिमनद अवक्षेप का ये मतलब है कि जहां पर अगर बर्फ ये है, ये बर्फ है, इसका लास्ट स्टेज आ गया है, अब इसके बाद ये पानी में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, अगर ये पानी में कन्वर्ट होने लगा लास्ट में जाकर, आप मान सकते हैं बर्फ का अंतिम अवस्था ही क्या है, तो वो आपका अंतिम अवस्था ही क्या है, हिमनद अवक्षेप। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है।